साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई कहानी चंद्रकांता संतति, और आज हम पढ़ेंगे इसी कहानी का बुक नंबर 2 के 8वें भाग का 6वां बयान। तो आइए साथियों, आनंद लेते हैं इस 6वें बयान का। रात आधी जा चुकी है, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, हवा भी एकदम बंद है, यहाँ तक कि किसी पेड़ की एक पत्ती भी नहीं हिलती। आसमान में चांद तो नहीं दिखाई देता, मगर जंगल मैदान में चलने वाले मुसाफिरों को तारों की रोशनी जो अब बहुतायत से दिखाई दे रहे हैं काफ़ी है। ऐसे समय में गंगा के किनारे किनारे दो मुसाफिर तेज़ी के साथ जमनिया की तरफ जा रहे हैं। जमनिया अब बहुत दूर नहीं है और ये दोनों मुसाफिर शहर के बाहरी प्रांत में पहुंच चुके हैं। अब ये दोनों आदमी शहर के पास पहुंच गए, मगर शहर के अंदर न जाकर बाहरी बार मैदान के उस हिस्से की तरफ जाने लगे जिधर पुराने ज़माने की आबादी का कुछ निशान मौजूद था। यहाँ बहुत से टूटे फूटे मकानों के कोई हिस्से बचे हुए थे जो बदमाशों तथा चोरों के काम में आते थे। यहाँ की बनस्पत शहर के कमज़ोर दिमाग वालों और डरपोक आदमियों में तरह तरह की गप्पे उड़ा करती थी। कोई कहता था कि वहाँ किसी ज़माने में बहुत से आदमी मारे गए हैं और वे लोग भूत होकर अभी तक मौजूद हैं और उधर से आने जाने वालों को सताया करते हैं। कोई कहता था कि उस ज़मीन में जिन्हों ने अपना घर बना लिया है और जो कोई उधर से जाता है उसे मारकर अपनी जात में मिला लिया करते हैं, इत्यादि तरह तरह की बातें लोग करते थे। मगर उन दोनों मुसाफिरों को जो इस समय उसी तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं, इन बातों की कुछ परवाह नहीं थी। थोड़ी ही देर में ये दोनों आदमी, जिनमें से एक बहुत ही कमज़ोर और थका हुआ जान पड़ता था, उस हिस्से में जा पहुँचे और खड़े होकर चारों तरफ देखने लगे। पास ही में एक पुराना मकान दिखाई दिया जो 3 हिस्से से ज़्यादा टूट चुका था और उसके चारों तरफ जंगली पेड़ों और लताओं ने एक भयानक सा दृश्य बना रखा था। उसी जगह एक आदमी टहलता हुआ नजर आया, जो उन दोनों को देखते ही पास आया और बोला, हमारे साथियों ने उस नियत जगह पर ठहरना उचित न जाना और राय पक्की हुई कि एक नाव पर सवार होकर सब लोग काशी की तरफ रवाना हो जाएं और उसी जगह से अपनी कार्रवाई करें। वे लोग नाव पर सवार हो चुके हैं। कमलनी जी ये कहकर मुझे इस जगह छोड़ गई है कि तेज सिंह राजा गोपाल सिंह को साथ लेकर आवें तो उन्हें लिए हुए बालाघाट की तरफ, जहां हम लोगों की नाव खड़ी होगी, बहुत जल्दी चले आना। पाठक समझ ही गए होंगे कि ये दोनों मुसाफिर तेज सिंह और राजा गोपाल सिंह माया रानी के पुराने कैदी थे। हाँ, उस आदमी का परिचय हम दिए देते हैं जो उन दोनों को इस भयानक स्थान में मिला था। वह तेज सिंह के प्यारे दोस्त देवी सिंह थे। देवी सिंह की बात सुनकर तेज सिंह अपने साथी राजा गोपाल सिंह को साथ लिए हुए वहाँ से रवाना हुए और थोड़ी देर में गंगा के किनारे पहुंचकर उस नाव पर जा सवार हुए जिस पर कमलनी, लाडली, इंद्रजीत सिंह, आनंद सिंह, तारा सिंह, भैरव सिंह और शेर सिंह सवार थे। वह किश्ती बहुत छोटी तो नहीं थी, मगर हल्की और तेज जाने वाली थी। मालूम होता है कि उसको उन लोगों ने खरीद लिया था, क्योंकि उस पर कोई मल्लाह नहीं था और केवल अय्यार लोग खेकर ले जाने के लिए तैयार थे। तेज सिंह को और राजा गोपाल सिंह को देखते ही सब उठ खड़े हुए। कुंवर इंद्रजीत सिंह ने खातिर के साथ राजा गोपाल सिंह को अपने पास बैठाकर किश्ती किनारे से हटाने की आज्ञा दी और बात की बात में नाव किनारा छोड़कर दूर दिखाई देने लगी। इंद्रजीत राजा गोपाल सिंह से, मैं इस समय आपको अपने पास देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। ईश्वर ही ने आपकी जान बचाई। गोपाल, मुझे अपने बचने की कुछ भी आशा नहीं थी। ये तो बस आपके चरणों का प्रताप है कि कमलनी वहाँ गई और उसे इत्तेफाक से मेरा हाल मालूम हो गया। कमलनी, मुझे आशा थी कि आपको साथ लिए तेज सिंह सूर्य निकलने के साथ ही हम लोगों से आ मिलेंगे, मगर 2 दिन की देर हो गई और ये 2 दिन का समय बड़ी मुश्किल से बीता, क्योंकि हम लोगों को बड़ी चिंता इस बात की थी कि आपके आने में देर क्यों हुई। अब सबके पहले इस विलम्ब का कारण हम लोग सुनना चाहते हैं। गोपाल, तेज सिंह जिस समय मुझे कैद से छुड़ाकर उस तिलिस्मी बाग के बाहर हुए, उस समय उन्होंने राजा बीरेंद्र सिंह का जिक्र किया और कहा कि हरामजादी माया रानी ने राजा बीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता को भी इस तिलिस्म में कहीं पर कैद कर रखा है, जिसका पता नहीं लगता। यह सुनते ही मैं उन्हें साथ लिए हुए फिर उसी तिलिस्मी बाग में चला गया। जहाँ जहाँ मैं जा सकता था जाकर अच्छी तरह पता लगाया, क्योंकि कैद से छूट जाने पर मैं बिल्कुल ही लापरवाह और निडर हो गया था। इंद्रजीत, ये काम आपने बहुत ही उत्तम किया। हाँ, तो उनका कहीं पता लगा? गोपाल सिर हिलाकर, नहीं, वह खबर बिल्कुल झूठी थी। उसने आप लोगों को धोखा देने के लिए अपने ही 2 आदमियों को, राजा बीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता की सूरत में
रंग के कैद कर रखा है। कमलनी, ये आपको कैसे निश्चय हुआ? गोपाल, हमने स्वयं उन दोनों को अच्छी तरह आजमा कर देख लिया। इंद्रजीत, यह खबर सुनकर हम लोगों को हद से ज़्यादा खुशी हुई। अब हम लोग उनकी तरफ से निश्चिंत हो गए और केवल किशोरी और कामनी की फिक्र रह गई। तेज, बेशक हम लोग उनकी तरफ से निश्चिंत हो गए। राजा गोपाल सिंह की तरफ इशारा करके, इनके साथ 2 दिन तक बाग में रहने और गुप्त स्थानों में घूमने का मौका मिला। ऐसी ऐसी चीज़ें देखने में आई कि होश दंग हो गए। यद्यपि राजा बीरेंद्र सिंह के साथ विक्रमी तिलिस्म में मैं बहुत कुछ तमाशा देख चुका हूँ, परंतु अब यही कहते बन पड़ता है कि इस तिलिस्म के आगे उसकी कोई हकीकत न थी। कमलनी, यह उस तिलिस्म के राजा ही ठहरे, फिर इनसे ज़्यादा वहाँ का हाल कौन जान सकता था, और किसकी सामर्थ्य थी कि 2 दिन तक उस बाग में आपको रखकर घुमाए। वहाँ का जितना हाल ये जानते हैं, उसका 16वां हिस्सा भी माया रानी नहीं जानती। ये बेचारे नेक और धर्मात्मा हैं, पर ने मालूम क्यों कर उस कमबख्त के धोखे में पड़ गए। आनंद, बेशक इनका किस्सा बहुत ही दिलचस्प होगा। गोपाल, मैं अपना अनूठा किस्सा आपसे कहूँगा जिसे सुनकर आप अफसोस करेंगे। लाडली की तरफ देखकर, क्यों लाडली, तू अच्छी तरह से तो है? लाडली गदगद स्वर से, इस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। क्या स्वप्न में भी गुमान हो सकता था कि इस ज़िंदगी में पुनः आपको देखूंगी? यह दिन आज कमलनी बहन की बदौलत देखने में आया। गोपाल, बेशक बेशक, और ये 5 वर्ष मैंने किस मुसीबत में काटे हैं, सो बस मैं ही जानता हूँ। कमलनी की तरफ देखकर, मगर तुझे उस तिलिस्मी बाग के अंदर घुसने का साहस कैसे हुआ? कमलनी, रिक्त ग्रंथ मेरे हाथ लग गया, इसी से मैं इतना काम कर सकी। गोपाल, ठीक है, तब तो तू मुझसे भी ज़्यादा वहाँ का हाल जान गई होगी। इंद्रजीत चौंक कर और कमलनी की तरफ देखकर, क्या रिक्त ग्रंथ तुम्हारे पास है? कमलनी हंसकर, जी हाँ, मगर इससे ये न समझ लीजिएगा कि मैंने आपके यहाँ चोरी की थी। तेज, नहीं नहीं, मैं खूब जानता हूँ, रिक्त ग्रंथ का चोर कोई दूसरा ही है। आपको नानक की बदौलत वह किताब हाथ लगी। कमलनी, जी हाँ, जिस समय तिलिस्मी बाग में नानक अपना किस्सा आपसे कह रहा था, मैं छिपकर सुन रही थी। इंद्रजीत, नानक का किस्सा कैसा है? तेज, मैं आपसे कहता हूँ, जरा सब्र कीजिए। इस समय उस किश्ती पर जितने आदमी थे सब खुश थे, केवल इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह को किशोरी और कामनी का ध्यान था। तेज सिंह ने अपने पागल बनने का हाल और उसी बीच में नानक का किस्सा जितना उसकी जुबानी सुना था कह सुनाया। तेज सिंह के पागल बनने का हाल सुनकर सभी की हंसी आ गई। दोनों कुमारों ने नानक का बाकी हाल कमलनी से पूछा, जिसके जवाब में कमलनी ने कहा, यद्यपि नानक का कुछ हाल मुझे मालूम है, मगर मैं इस समय कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि उसका किस्सा सुने बिना इस समय कोई हर्ज भी नहीं। हाँ, इस समय थोड़ा सा अपना हाल मैं आपसे कहूँगी। कमलनी ने भूतनाथ का, मनोरमा और नागर का तथा अपना हाल जितना हम ऊपर लिखाए हैं सभी के सामने कहना शुरू किया। अपना हाल कहते कहते जब कमलनी ने मनोरमा के मकान का अद्भुत हाल कहना शुरू किया तो सभी को बड़ा ही ताज्जुब हुआ और किशोरी की अवस्था पर इंद्रजीत सिंह को रुलाई आ गई। उनके दिल पर बड़ा ही सदमा गुजरा, मगर तेज सिंह के लिहाज से, जिन्हें वे चाचा के बराबर समझते थे, अपने को संभाला। गोपाल सिंह ने दिलासा देकर के कहा, आप लोग घबराइए नहीं, कमबख्त मनोरमा के मकान का पूरा भेद मैं जानता हूँ, इसलिए मैं बहुत जल्द किशोरी को उनकी कैद से छुड़ा लूँगा। लाडली, कामनी भी उसी के मकान में भेज दी गई है। गोपाल, यह और अच्छी बात है, एक पंथ दो काज हो जाएगा। इंद्रजीत कमलनी से, अब यह रिक्त ग्रंथ मुझे कब मिलेगा? कमलनी, वह मेरे पास है, उसी की बदौलत मैं आपको उस कैद खाने से छुड़ा सकी और उसी की बदौलत आपको तिलिस्म तोड़ने में सुगमता होगी। मैं बहुत जल्द वह किताब आपके हवाले करूंगी। गोपाल चारों तरफ देख के कमलनी से, ओफ, बात की बात में हम लोग बहुत दूर निकल आए। क्या तुम्हारा इरादा काशी चलने का है? कमलनी, जी हाँ, हम लोगों ने तो यही इरादा कर लिया है कि काशी चलकर किसी गुप्त स्थान में रहेंगे और उसी जगह से अपनी कार्रवाई करेंगे। गोपाल, मगर मेरी राय तो कुछ दूसरी है। कमलनी, वह क्या? मुझे विश्वास है कि आप बनिस्पत मेरे बहुत अच्छी राय देंगे। गोपाल, यद्यपि इस शहर जमनिया का राजा हूँ और इस शहर को फिर कब्जे में कर सकता हूँ, परंतु 5 वर्ष तक मेरे मरने की झूठी खबर लोगों में फैली रहने के कारण यहाँ की रियाया के मन में बहुत कुछ फर्क पड़ गया होगा। यदि ऐसा न भी हो तो भी मैं अपने को जाहिर नहीं करना चाहता और न माया रानी को ही
अभी जान से मारूंगा, क्योंकि यदि वह मर ही जाएगी तो अपने किए का यथार्थ फल मेरे देखते कौन भोगेगा। इसलिए मैं थोड़े दिनों तक छिपे रहकर ही उसे सज़ा देना उचित समझता हूँ। कमलनी, जैसी मर्जी। गोपाल कमलनी से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुंवर साहब अपना एक अय्यार मुझे दें। मैं उसे साथ लेकर काशी जाऊँगा और किशोरी तथा कामनी को, जो मनोरमा के मकान में कैद है, बहुत जल्द छुड़ा लाऊंगा। तब तक तुम दोनों कुमारों और लाडली को अपने साथ लेकर माया रानी के उस तिलिस्मी बाग के चौथे दर्जे में जाकर देव मंदिर में रहो। वहाँ खाने के लिए मेवों की बहुतायत है और पानी का चश्मा भी जारी है। माया रानी को तुम लोगों का हाल मालूम नहीं होगा, क्योंकि उसे वह स्थान मालूम नहीं है और न वहाँ तक जा ही सकती है। उसी जगह रहकर दोनों कुमारों को एक दो दफ़े रिक्त ग्रंथ शुरू से आखिर तक अच्छी तरह पढ़ जाना चाहिए। जो बातें इनकी समझ में न आए तुम समझा देना, और इसी बीच में बाकी बहुत सी अद्भुत बातें भी ये देख लेंगे, इसलिए कि इनको बहुत जल्द वह तिलिस्म तोड़ना होगा, जैसा कि हम बुजुर्गों की लिखी किताबों में देख चुके हैं। वह इन्हीं लोगों के हाथ से टूटेगा। कमलनी, बेशक बेशक। गोपाल, और एक अय्यार को रोहतासगढ़ भेज दो कि वहाँ जाकर महाराज बीरेंद्र सिंह को कुमारों के कुशल मंगल का हाल कहे और थोड़ी सी फौज अपने साथ ले जाकर जमनिया के मुकाबले में लड़ाई शुरू कर दे। मगर वह लड़ाई जोर के साथ शीघ्र बखेड़ा निपटाने की नीयत से न की जाए, जब तक कि हम लोग दूसरा हुक्म न दें। बस इसके बाद जब मैं अपना काम करके, अर्थात किशोरी और कामनी को छुड़ाकर लौटूंगा और तुमसे मिलूंगा, तो जो कुछ मुनासिब होगा किया जाएगा। हाँ, देव मंदिर में रहकर मौका मिले तो माया रानी को गुप्त रूप से छेड़ती रहना। कमलनी, आपकी राय बहुत ठीक है, मगर आप कैद की तकलीफ़ उठाने के कारण बहुत ही सुस्त और कमज़ोर हो रहे हैं। इतनी तकलीफ़ क्यों कर उठा सकेंगे? गोपाल, तुम इसकी चिंता मत करो। कुमारों की तरफ देखकर, आप लोग मेरी राय पसंद करते हैं या नहीं? कुमार, बेशक, आपकी राय उत्तम है। कमलनी, अच्छा, तो अपना तिलिस्मी खंजर, जिसका गुण आपसे कह चुकी हूँ, आपको देती हूँ। यह आपकी बहुत सहायता करेगा। गोपाल, हाँ बेशक, यह खंजर ऐसी अवस्था में मेरे साथ रहने योग्य है, परंतु वह जब तक तुम्हारे पास है मैं तुम्हें किसी तरह का खतरा नहीं पहुंचा सकता, इसलिए खंजर को मैं तुमसे जुदा न करूंगा। इंद्रजीत, उस खंजर का जोड़ा जो कमलनी ने मुझे दिया है मैं आपको देता हूं, आप इसे अवश्य अपने साथ रखें। गोपाल, नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इंद्रजीत, आपको मेरी ये बात अवश्य माननी पड़ेगी। इतना कहकर इंद्रजीत सिंह ने वह खंजर ज़बरदस्ती गोपाल सिंह के हवाले किया और किश्ती किनारे लगाने का हुक्म दिया। गोपाल, अच्छा, तो मेरे साथ कौन अय्यार चलेगा? इंद्रजीत, जिसे आप पसंद करें। केवल तेज सिंह चाचा को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, इसलिए कि उनकी जुबानी उन घटनाओं का हाल सुनूंगा जो आपको कैद से छुड़ाने के समय हुई होंगी। गोपाल हंसकर, बेशक, वे बातें सुनने योग्य है। देवी, आपके साथ मैं चलूँगा। गोपाल, अच्छी बात है। इंद्रजीत, भैरव सिंह को रोहतासगढ़ भेजता हूँ। गोपाल, बहुत मुनासिब, मगर तेज सिंह के अतिरिक्त और दोनों अय्यारों को, अर्थात तारा सिंह और शेर सिंह को अपने साथ मत फंसाए रहिएगा। इंद्रजीत, नहीं नहीं, उन दोनों को अपने रहने का ठिकाना दिखाकर छोड़ देंगे। ये दोनों चारों तरफ घूमकर खबर लगाते रहेंगे। गोपाल, और मैं भी यही चाहता हूँ। कमलनी की तरफ देखकर, बाग के चौथे दर्जे में जो देव मंदिर है, वहाँ जाने का रास्ता तुझे अच्छी तरह मालूम है या नहीं? कमलनी, रिक्त ग्रंथ की बदौलत वहाँ का रास्ता मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इतने में किश्ती किनारे लगी और सब कोई उतर पड़े। तो साथियों, यहाँ पर ये छठा बयान पूरा होता है और फिर मिलते हैं 7वें बयान में। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।